और कपल काउंसलिंग की ज़रूरत कब पड़ी? ज़रूरत हर वक़्त कि हेल्दी लाइफ से आप हट रहे हो अपने रिलेशनशिप की वजह से। एम है बेसिक शादी का, वो लगता है हम कहीं भूल गए। इतना व्यू देख नहीं रहे, आप बस शादी कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ शादी। जिस शख्स ने आपको इतनी तकलीफ दी है, काउंसलिंग के बाद आप दोबारा उससे वैसा ताल्लुक बना सकते हैं? आई वुड से कि आप बना सकते Welcome to the platform of The Truth International. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ राबिया अली। हम बात करते हैं मुआशरे की, सोसाइटी की, और हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे मुआशरती मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक अहम फैक्टर है मियाँ बीवी का, जो एक मुआशरे को एक्चुअली क्रिएट कर रहे होते हैं। एक कपल होता है जो एक फैमिली बनाता है, और वो फैमिली आगे अपना रोल अदा कर रही होती है सोसाइटी में और कम्युनिटी में और हर तरह से। लेकिन हम कभी भी हमारे मुआशरे में कपल्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, या उनकी आपस के ताल्लुकात कितने बेहतरीन होने चाहिए इस पर बात नहीं की जाती। आज हम इसी पर बात करेंगे, और एक कॉन्सेप्ट है कपल काउंसलिंग का। इसके ऊपर बात करेंगे कि उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, वो क्यों ज़रूरी होता है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा तैमूर, पहले तो ये बताएं कि कपल काउंसलिंग है क्या चीज़? काउंसलिंग इन जनरल से मैं स्टार्ट करूँगा। काउंसलिंग इज़ जब आप अपने पर्सनल चीज़ें, इश्यूज़, एनीथिंग यू वांट डिस्कस आप लेकर आते हो एक प्रोफेशनल के पास और राइट। उससे बात करते राइट। हो। अब इसमें ब्रांच आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग होती है। इम्पोर्टेंट है कपल्स काउंसलिंग। कपल्स काउंसलिंग हम 2 लोगों के दरमियान उनका रिलेशनशिप देखते हैं। वो रिलेशनशिप है कैसा? तो वो 2 लोग देख कैसे रहे हैं उस रिलेशनशिप को, राइट। इस तरह मैं डिफाइन करूँगा। ओके। और कपल काउंसलिंग की ज़रूरत कब पड़ी? तो काउंसलिंग इन जनरल फॉर कपल्स मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूरत हर वक़्त, ओके। स्पेशली आजकल के मॉडर्न डे है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं हमारी लाइफ हुँ, में एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर वक़्त ज़रूरत है, पर ऑब्वियसली कब ज़रूरत ज़्यादा है? जब आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, राइट। आपकी हेल्दी लाइफ से आप हट रहे हो अपने रिलेशनशिप की वजह से, या बीवी अपने रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस में जा रहे हो, एंग्जायटी में जा रहे हो, तो तब एब्सोल्युटली मस्ट। या हम इसे आम ज़ुबान में यूँ समझ लें कि आपके लड़ाइयाँ-झगड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, या आप एक-दूसरे से दूर हो रहे हैं, या आपकी बॉडी नम हो रही है टुवर्ड्स ईच अदर। किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, ऑल थ्री। एंड टू ऐड टू दैट फोर्थली, आपको लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप वैसा नहीं रहा जैसे पहले, ओके। ये भी। एंड आपने बहुत अच्छी एक चीज़ कही, नम। तो नम एक बड़ी इलामत है कि कुछ खराब है। एक राइट। पर्सन इमोशनली चेक आउट हो गया। जैसे ओके। एक रूम है, एक रूम में से उस रिलेशनशिप में से बाहर जाना, एक रूम में से बाहर जाने की तरह, ओके, राइट। एंड दैट्स व्हेन यू गो नम। ओके। तो बेसिकली अगर मुझे नमनेस की जो समझ आई कि अगर आप एक रिलेशनशिप से क्विट नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को वहाँ पे सुन कर लेते हैं, अपने इमोशंस को बंद कर देते हैं, और आप जस्ट वहाँ पे ज़िंदा हैं लेकिन मौजूद नहीं। बिल्कुल, ये ऐसे ही है जैसे मेंटली चेकआउट हम कहते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता, तो उसको बिठा देते हैं पढ़ने के लिए, वो हमारे सामने पढ़ तो लेता है पर एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते। तो ओके। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ज़ोन आउट हो गए हो, आप चेकआउट हो गए हो, आपकी फीलिंग्स नहीं है, दिमाग भी नहीं है, आप सिर्फ मजबूर हो। ओके, राइट। अच्छा, ऐसे कौन से मेन इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से कपल्स इस नहज पे पहुँच जाते हैं कि ना तो वो एक-दूसरे को फ़ील कर पा रहे हैं, ना समझ सक रहे हैं। बल्कि कई दफ़ा तो मैंने ये देखा और सुना है कि कपल्स आपस में कह रहे होते हैं कि बस मेरा और इसका, यानी मेरे और मेरी बीवी का या शौहर का आपस में क्या ताल्लुक रह गया? हम तो एक अपने बच्चों की वजह से या माँ-बाप की वजह से इस घर में, इन चारदीवारी के दरमियान, इस छत के नीचे इकट्ठे रह रहे हैं। तो वो कौन से मेन फैक्टर्स हैं? सबसे इम्पोर्टेंटली कंपैटिबिलिटी। हुँ, हुँ। अ, ये थोड़ा-सा आइडियलिस्टिक है बट कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो आप किस इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कि आपकी कितनी बनती है अपने पार्टनर के साथ, द ओके। मोस्ट सिंपल वर्ड। ओके, राइट। क्या आप
कि इंटरेस्ट कुछ मैच करते हैं, क्या आप एक दूसरे से बात करना पसंद करते हो, एक दूसरे को देखना पसंद करते हो। एंड फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत बड़ा पार्ट है इसके बारे ओके। में बात नहीं की जाती क्योंकि टैबू है। ओके भाई, आपने कंपैटिबिलिटी की बात करें, लेकिन जब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इनिशियली सब कुछ ठीक होता है, जब एक कपल आपस में शादी करता है तो सब अच्छा लग रहा होता है, फैमिलीज के दरमियान भी सब अच्छा ही चल रहा होता है। मोस्टली हमारे यहाँ अभी भी अरेंज मैरिजेस होती हैं और सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है। ऐसा क्या होता है कि रिलेशनशिप इस नहज पे पहुंच जाता तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना इस बारे में हमारी सोसाइटी में भी काफी है। जब अर्ली ऑन हर बंदा अपने बेस्ट बिहेवियर पे है? राइट। एक अटेंशन गेन करने के लिए कि हम आपके लिए परफेक्ट पार्टनर, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ओवर टाइम। अगर आपको इनिशियल अट्रैक्शन है, वो इनिशियली है, सिर्फ वो लव एंड केयर नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप डल हो जाए। एंड रिलेशनशिप जो शादी का है, इतना मुकद्दस ये रिलेशनशिप है, इसके पीछे रीजनिंग हमें देखनी पड़ती है कि शादी उन्होंने किस वजह से की। अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने की वजह से की है तो अक्सर वो डल नहीं होगा। राइट। बट उसके अलावा इतने जो रीजन है जिसकी वजह से लोग उस शादी में जाते हैं, वो अक्सर डल होने के और वो इम्कान कौन से ज्यादा। रीजन है? बहुत सारे हैं, कुल भी डिफरेंट लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए। जैसे कि लड़के के लिए समझा जाता है कि शादी करना उसका राइट है और वो सेटल होगा। ओके। माओ की अक्सर विश होती है मेरे ग्रैंड किड्स हों, छोटे छोटे पोते पोतियां हों। लड़कियों के लिए ये समझा जाता है हमारे मुआशरे में कि लाजमी है तुम पढ़ाई घर की वजह से पैदा होती है। हमारे मुआशरे में ऐसे ही समझा जाता है बहुत जगह कि ये तो पढ़ाई है। तो जब तक वो शादी उसकी नहीं की जाती है तो फादर और मदर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने शादी करनी है। ओके, सेटलिंग डाउन बेसिकली। यस। दोनों तो दोनों को लग रहा होता है कि शादी इज बेसिकली सेटलिंग डाउन। यस एंड राबिया, जो एम है बेसिक शादी का, वो लगता है हम कहीं भूल गए, हम ओके। छोड़ आए। ओके। शादी का बेसिक एम ये नहीं है कि सेटल डाउन होना। हाँ, सेटल डाउन होना अच्छी बात है, पर आप किसके साथ सेटल हो रहे हो, क्योंकि आपने अपनी फैमिली उसके साथ स्टार्ट करनी है। आपके बच्चे उसके साथ होंगे, वो आपके बच्चों की माँ होगी, वो लड़का आपके बच्चों का बाप होगा। तो आप इतना व्यू देख नहीं रहे, आप बस शादी कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ शादी। रिलेशनशिप में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मस्ट होने चाहिए कि वो अलाइव रहे? एज अ काउंसलर, हाउ डू यू सी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट प्रायोरिटीज इधर, कि आप अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो बाकी लोगों और बाकी सोशल नॉर्म से ऊपर रख रहे हो। क्योंकि रिलेशनशिप में दो लोग राइट। इमीडिएट एंड जो शादी का रिलेशनशिप है उसके बाद हमें ये समझने की जरूरत है कि जब आप शादी करते हो ना, तो तब आप एक वादा, एक अहद कर रहे हो कि अब से मैं नई फैमिली शुरू कर रहा हूँ। राइट। तो जब आप एक नई फैमिली शुरू कर रहे हो तो फिर आपकी जो पुरानी फैमिली है तो कुछ बैलेंस आना चाहिए। अगर आप नई फैमिली को नई फैमिली का अहमियत और रुतबा नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम्स काफी आएंगे। और काफी चीजें कपल्स मैंने देखा है शादी के बाद बच्चों के लिए डेडिकेट हो जाते हैं और कहते हैं हम आप बच्चों, पर उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको अलाइव रखने के लिए मेरी टिप ये है कि आप आपस में टाइम स्पेंड करें, ओके। खाने पे जाए, जो आप कर सकते हैं, जो आपका ओके। पसंदीदा शौक। आप प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम देखें अपनी सोसाइटी में तो बड़ा मुश्किल है किसी भी लड़के या लड़की के लिए, एंड स्पेशली आई थिंक लड़कों के लिए, क्योंकि लड़की तो अपनी फैमिली पीछे छोड़ के आगे जा रही होती है ना, कि आप किस तरह, क्योंकि आपके साथ और इतने सारे ताल्लुक हैं, इतने सारे बंधन बंधे हुए हैं, आप बेटे भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप बहन भी हैं, और अगर मैं एज ए वुमेन देखूं तो जब आप माँ बन जाते हैं आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसको थोड़ा सा आप मुझे मजीद एलेबोरेट मैं करें। जरूर करता हूँ। तो पहले मैं बोलूंगा फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव, लड़की के पर्सपेक्टिव। अब आपको सारे रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, ये आपकी कोशिश। नंबर वन प्रायोरिटी है आपका पार्टनर, नंबर टू उसकी फैमिली, एंड देन इज रिलेटिव। आपने पर उस चक्कर में बर्दाश्त नहीं करना सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे होता है काफी हमारे, अब आपकी सास या आपके नंद
और कोई दूर के रिलेटिव्स आपके रिलेशनशिप में अंदर आके इंटरफेरेंस करें, तो क्या फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए वो रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए? जी, रखनी चाहिए, पर उस हद तक नहीं। और इधर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा बाउंड्रीज, राइट। जिसमें आप अपनी लिमिटेशन सेट करते हो कि ये मेरी लिमिट है, इधर तक मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। एंड सेम गोज़ फॉर द गाय। लड़कों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आपने कहा एक लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर आ गई, फिर लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कैसे बैलेंस करे रिलेशनशिप विद हिज वाइफ और राइट। रिलेशनशिप विद हिज फैमिली। ओके। तो सैडली इट्स वेरी फनी एज़ वेल। हम कपल्स काउंसलिंग करते हैं तो मेरे पास एक कपल आया, एंड दिस इज रिगार्डिंग इंटरफेरेंस टू फैमिली की तरफ से। कपल्स काउंसलिंग में लड़का एंड लड़की हमसे बात कर रहे हैं, बाहर से नॉक होता राइट। है, एंड मैं बाहर जाता हूँ तो लड़की की मदर लड़की के साथ, इज लाइक मैंने भी सुनना है। मैंने कहा आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही। तो कहते हैं नहीं मेरा बेटा है, मेरा हक है, मैंने सब कुछ सुना। मतलब आप सोचें राबिया कि इस हद तक इंटरफेरेंस है, और वो जो मदर है वो जायज समझते हैं। थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा, वो चाहे लड़का अपनी माँ को बताए, वो लड़की तो बोलेगी तो क्वेश्चन बट उठेंगे। एक सोशल स्टिग्मा भी तो है ना हमारे यहाँ के, जो अच्छे कपल्स होते हैं वो अपनी बात अपने तक रखते हैं, और वो जितने भी उनके मसाइल उलझ जाएं और जितनी भी चीजें खराब हो जाएं किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये हमारी तरबियत का भी हिस्सा है, और हमारे माशरे में एज ए कल्चर इसको बेहतर समझा जाता है कि आप अपनी चीजें अपने तक रखें। फिर बात आती है काउंसलिंग की और कपल काउंसलिंग की, तो ये बहुत बड़ा टैबू नहीं है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, एंड कल्चरल प्लस और रिलीजन एस्पेक्ट। रिलीजियसली मैं ये कहना चाहूंगा कि काउंसलिंग इज एब्सोल्युटली अलाउड इन इस्लाम, राइट। बिकॉज आप अपने बारे में सीख रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में सीख, एंड इल्म हासिल करना लाजिम है। जहाँ तक कल्चरल एस्पेक्ट है तो आई एग्री, बट ये आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एक चॉइस दी गई, आप अपने तक बातें रख लो एंड आपका रिलेशनशिप खराब हो, या फिर आप उसको सही करने के लिए जैसे आपकी अगर ब्रेन सर्जरी होनी हो, तो क्या वो अपने तक रखोगे, अपने पार्टनर को कहोगे मेरा ब्रेन खोल के ठीक कर दो? आप एक्सपर्ट के पास जाओ। तो राइट। सिमिलरली आपका रिलेशनशिप सबसे अच्छा जो जानते हैं वो आप दोनों ही, बिल्कुल। पर दिमाग को जो जानता है वो एक काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो आपको हेल्प कर सकता है। ओके, काउंसलर क्या मैजिक करता? काउंसलर ये करता है कि काउंसलर ने 7-8 ईयर्स पढ़ाई की होती है ब्रेन के एक एक फंक्शन, एक एक केमिस्ट्री, आपके बिहेवियर, उसको आपके चलने के अंदाज से पता चल जाता है कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, इफ ही इज अ गुड आर काउंसलर। यू दैट स्केरी? if he or she is that good at counseling, तो he or she is there to help you, आपकी मदद करने के, वो आपको समझा सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके। इट्स एक सुपर पावर है, ऑनेस्ट सुपर पावर है जो आपके पास आ जाती है जब आप समझना शुरू हो जाते हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे काम किस चीज पे करना है, क्या चीज मैं ज्यादा करती हूँ और मुझे और ज्यादा करनी है, क्या चीज मैं कम करती हूँ और ज्यादा करती ओके, राइट। अच्छा, बात करते हैं जब प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, ये तो हमने एक जेनेरिक गुफ्तगू कर ली। काउंसलिंग के लिए कब कपल्स आए? तब आपको लगता है कि अब, क्योंकि वैसे तो मुझे समझ आ गई कि वो हर वक्त जरूरत होती है, लेकिन जिस मौसम में हम रहते हैं वहां पे तो हम नॉर्मली डॉक्टर को भी नहीं दिखाने जाते जब तक कुछ सीरियस ना हो। तो कौन सा वो पॉइंट है जब आपको लगता है कि नहीं, या जब आप सजेस्ट करेंगे कि अब कोई भी कपल हमें देख रहा है, तो आपकी क्या सजेशन होगी कि इस नौबत पर बात आ गई है तो मस्ट काउंसलर को आप? हूँ? तो दिल में तो आपको पता चल जाता है कि कब चीजें खराब हो रही हैं, पर मैं आपको फिजिकल सिम्टम्स बता दूंगा कि ये चीजें हो रही हो तो आप जरूर आए। राइट। आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी एपेटाइट, आपका खाने पीने का स्टाइल वो नहीं रहा, आपको भूख नहीं लगी। हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने बहुत जबरदस्त बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें साइंस दे, आपकी भूख चली जाएगी, आपको सर में दर्द, नींद की डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस, आपको एक गुबार सा फील होगा कि कुछ खराब है। उस वक्त समझ लें कि जो आप रोजाना लड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उसकी वजह से, और उसको कारपेट के नीचे दबाने से वो बेहतर नहीं होगा। राइट। तो इसलिए वो अगर ये 3-4 इलामतों में से एक भी आ रही है तो उस वक्त आ जाना चाहिए, और अगर चारों आ रही हैं
तो भाग क्या। अच्छा, जो कपल्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप क्या टिप्स देंगे कि कौन सी चीजें तो मस्ट ऐड ऑन होनी चाहिए एक कपल के दरमियान जब रिलेशनशिप शुरू हो? सबसे इम्पोर्टेंट आई फील दो चीजें, कम्युनिकेशन। राइट। आप एक दूसरे से बात करते हो, कैसे करते हो, क्या अगला बंदा समझ रहा है या नहीं। कम्युनिकेशन इतनी जरूरी है क्योंकि हमारे माशरे में, जैसे आपने भी कहा, कि बात को दबाने का जिक्र किया गया है, और लड़के लड़की दोनों को कहा गया है फॉर डिफरेंट रीजन, ज्यादा बात ना करें। हम्म। क्यों? ज्यादा बात करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। राइट। एंड सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग। क्या जब आप बात कर रहे हो तो क्या आप सुनने के भी हक में हो। आप किससे बात करते हो, अगर आप चाहते हो ना कि दूसरा मेरी बात सुने, तो फिर आपको भी उसकी बात सुननी पड़ेगी। राइट। सो हैविंग दैट टू बेसिक एलिमेंट्स वुड रियली हेल्प। अच्छा, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें और अंडरस्टैंडिंग की करें, लेकिन इट्स वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी कि आपको बोलने की इजाजत ही नहीं होती। पहले तो घर से ये तरबियत होती है, लड़की को तो स्पेशली होती है कि बेटा जा रही हो ना तो बस खामोशी से चुप करके, पहले तो तुमने 2-3 साल कुछ नहीं बोलना, बस देखती जाओ, हर एक का बिहेवियर देखो और जुबान बंद रखो और सह लो, बर्दाश्त कर लो। पहली तो एक ये चीज होती है कि कम्युनिकेट करना पहले ही एक बुरी चीज समझी जाती है और इस तरबियत के साथ बची जाती है दूसरे घर में। दूसरी चीज ये है कि समटाइम्स कम्युनिकेशन की आपको इजाजत ही नहीं होती। जब भी आप अपने हक के लिए कोई बात करना चाहते हैं या अपनी रीजन कन्वे करना चाहते हैं, तो आपको शटअप कॉल दे दी जाती है। और वो शटअप कॉल कई तरह की होती है, हाथ भी उठाया जाता है, गाली गलौज जुबान के साथ, आ, कुछ बुरा भला कह के आपको शट अप करा दिया जाता है। तो इस एब्यूसिव रिलेशनशिप, इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है काउंसलिंग से? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यू रेज राघव। abusive relationships को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। abusive relationships can be of various nature and बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख से कहना पड़ता है ये कि बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करना शुरू हो गए। उसमें आप हाथ उठा रहा है एक बंदा अपनी वाइफ पे, दैट्स अब्यूज। उसमें वो कंट्रोल कर रहा है अपनी वाइफ को उसके बेसिक राइट से, दैट इज अब्यूज। एंड वी विल टॉक अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूज एज वेल, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और नॉर्मलाइज हो चुका है, जैसे कि कुछ खराब भी नहीं है। राइट। और वो दूसरे कौन से हैं अब्यूज जिनकी आप बात करें? इमोशनल अब्यूज। एंड इमोशनल अब्यूज इतना सटल होता है ना, और मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा खतरनाक है फिजिकल अब्यूज। रियली? यस राघव, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिजिकल अब्यूज में आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। ओके। इमोशनल अब्यूज में आपको पता नहीं चलता और आपको मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं। आप फिर अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू हो जाते ओके। हैं कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मैं वाकई ऐसी हूँ जैसे ये कह रहा है। क्योंकि अब्यूजर की कुछ निशानियां हैं। ओके। अब्यूजर आपको कंट्रोल करेंगे, आपको आइसोलेट करेंगे। क्या मतलब? आपको बाकियों से दूर रखेंगे ताकि वो आपको कंट्रोल कर सकें। वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, वो आपको छोटा करेंगे अपनी आंखों। आपको इस तरह की बातें करेंगे जिससे आप महसूस करो कि शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, शायद मैं इतनी अच्छी वाइफ नहीं हूँ। ये अब्यूजर की निशानियां हैं। और जब वो आप अब्यूज हो रहे होते हो, फिजिकल अब्यूज में आपको कुछ हद तक पता चल जाता है, विच इज वेरी डेंजरस एज वेल। इमोशनल अब्यूज में आप अपनी आइडेंटिटी भी लूज कर सकते ओके, एंड यू आर वेरी राइट कि फिजिकल अब्यूज में यू कैन कम्युनिकेट। एटलीस्ट आप किसी को बता सकते हो कि मेरे साथ मुझे इस तरह से अब्यूज किया गया है। इमोशनल अब्यूज में जब आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप क्या ही किसी से हेल्प लोगे, क्या ही आप किसी के पास मदद लेने जाओगे या किसी के साथ शेयर करोगे कि कोई आपको हेल्प आउट कर सके? हैं। एग्जैक्टली राधा। एंड आप इतना बिजी होते हो ना अपने ही थिंकिंग प्रोसेस में, अपने सेल्फ डाउट में, आपकी सेंस ऑफ सेल्फ और वर्थ, जो आपकी सेल्फ वर्थ होती है कि मैं फला हूँ, वो भी इतनी कम हो गई है। आप डाउट भी कर रहे हो, तो वाकई जैसे आप कह रही हैं, आप किसी को क्या बताओगे, और आप बताने से पहले भी सोचोगे कि मैं बताऊं। तैमूर, आप बात कर रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की, तो मुझे आपकी बातों से ये बात समझ आई कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है हमारे यहाँ। यूजुअली लोग ये कह रहे होते हैं कि आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग,
मैं तो ना अच्छी माँ हूँ, ना अच्छी बहन हूँ, ना अच्छी बेटी हूँ। और इसी तरह लड़कों की साइड से भी आ रहा होता है कि वो उन्हें लगता है कि ना वो ऑफिस में सही तरह कुछ दे पा रहे हैं, ना वो एक अच्छे फादर की तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना वो अपनी माँ की जो सारी तवक्कुआत थी उनके ऊपर पूरा उतर पा रहे हैं। तो क्या ये इसका ये मतलब है कि वो सारे लोग कहीं ना कहीं इमोशनली अब्यूज हुए हैं? एब्सोल्युटली, ये इतना सरप्राइजिंग फैक्टर है कि मुश्किल से कोई बंदा या लड़का या लड़की आपको मिलेगी जो इमोशनली अब्यूज नहीं हुआ। ओके। एंड वो इसलिए, जैसे आपने कहा, एक्सपेक्टेशन तो इतनी ज़्यादा सोसाइटी से है, तो फिर बचपन से जो एक्सपेक्टेशंस डाली जाती हैं लड़की पे भी, लड़के पे भी, और वो प्रेशर लाती हैं एक्सपेक्टेशन का। तो जितना ज़्यादा वो प्रेशर है उसके अंदर आप फिर मिस्टेक्स भी करते हो एंड यू स्ट्रगल एज वेल। तो डेफिनेटली इमोशनल अब्यूज तो बहुत ज़्यादा है। इवन आपने सुना है कि माय मदर्स व्हेन दे हम्म। ग्रो अप, दे लाइक, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, मैंने आपके लिए ये सेक्रीफाइस किया है, वो सेक्रीफाइस किया है, अब तुम ये करो और वो करो ये। एंड इवन फादर्स डू दैट। दैट इज इमोशनल अब्यूज। ओके, राइट। स्पेसिफिकली अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें तो वहां पे इमोशनल अब्यूज जो है उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस की क्या सिम्टम्स होते हैं? तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं गुड इनफ हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ, या क्या मैं अच्छा हूँ। शायद मैं अपना रोल निभा नहीं पा रही। वो आप माँ का रोल हो सकता है, बीवी का रोल हो सकता है, या बहू का रोल। राइट। एंड फिर जब आपके दिमाग में ये सवाल शुरू हो जाए ना, फिर एक चेंज शुरू हो जाए, चेन रिएक्शन। फिर और सवाल आए, शायद मैं ऐसे करती तो मैं ऐसे होती, शायद मैं ये नहीं कर पाती, इसका मतलब है कि मैं फलां से भी बेहतर नहीं हूँ, फलां से भी। तो जब क्वेश्चंस की लाइन शुरू हो जाए तो समझ जाए आपका आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गया। एंड ये बहुत डीप जा सकता है, डीप ओके। रूटेड। अच्छा तैमूर, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप की हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमें लग रहा होता है कि एक कपल जो है वो क्राइसिस से गुजर रहा है और उसको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। अब हम आते हैं काउंसलिंग पार्ट पे कि काउंसलर क्या ऐसे सजेशंस देता है, एंड आई वुड लाइक कि आप कुछ शेयर करें ताकि वो लोग जो आप तक नहीं पहुंच सकते या दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, समहाउ टैबू की वजह से, लोग क्या कहेंगी की वजह से वो एक काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते, तो वो क्या अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए स्टेप्स लें कि उनके रिलेशनशिप बेहतर हो सबसे पहले तो काउंसलर क्या करता है आपके लिए, वो आपको समझाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा जाए? राइट। है और दुनिया को आप रिसीव कैसे कर रहे हो, आप कैसे देख रहे हो। और उससे ये देखने में या सुनने में ना बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात लगती है। इससे क्या होगा? इससे होता ये है कि आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं जब आप अपने आप को और अपनी सिचुएशन को आप समझना शुरू हो। तो फिर काउंसलर, एज अ काउंसलर हम एडवाइस डायरेक्टली नहीं करते। और हम एडवाइस क्यों नहीं करते? हम एडवाइस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके लिए ये बेहतर है या ये बेहतर है। पर आप जानना शुरू हो जाओगे कि आपके लिए क्या बेहतर है जब आप अपने आप को जानते सो जो बात मुझे समझ आई कि कपल काउंसलिंग के अंदर भी बेसिकली आपने अपने कपल को नहीं समझना, आपने अपने आप को हैं। समझना है। एग्जैक्टली, वेरी गुड राजा, इट्स वेरी स्मार्ट ऑफ यू दैट यू पिक दैट अप। आपने अपने आप को समझना है, उसकी वजह से आपको समझ आएगी कि अगला बंदा क्या कर रहा है और आपका रिलेशनशिप है किस तरह। ओके। अब ये बताएं कि रिलेशनशिप समझ आ गई कि किस तरह का, ऑब्वियसली मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, आपके पास पाकिस्तान में या कोई भी बंदा काउंसलिंग के लिए तभी जाएगा जब रिलेशनशिप खराब होगा, हमें ये बात पता है, वी नो दिस। अब रिलेशनशिप खराब है, आपका वाइफ कैन बी अब्यूजर और अ हस्बैंड कैन बी अब्यूजर, या वो फैमिली अब्यूजर हो सकती है। क्या जिस शख्स ने आपको इतनी तकलीफ दी है, काउंसलिंग के बाद आप दोबारा उससे वैसा ताल्लुक बना सकते हैं? तो वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड से कि आप बना सकते ओके। हैं। इस पे काफी डिसएग्रीमेंट्स हैं, बट वो कुछ इनकॉम्पिटेंसी की बात है, डिसएग्रीमेंट आप बिल्कुल बना सकते ओके। हैं। क्योंकि आप जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं और ब्रेन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अगर आपके कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, वो इतने बुरे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अब मैं इसको माफ कैसे करूं। हम्म। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई है और उसने प्रॉमिस कर लिया, उसने वादा कर दिया कि
आइंदा नहीं होगा, बट ट्रस्ट नहीं रहता, ट्रस्ट इश्यूज आ आप जाते हैं। ट्रस्ट कैसे करें? एंड अगर लेट्स से कि वो आइंदा नहीं करता, तो तब भी आप सोचते हैं कि ये भी कैसे होगा, मैं माफ कैसे करूं? उसमें मैं एक फैक्ट फैक्ट की बात करता हूँ। आपका दिमाग जो आपके साथ फौरन हुआ है ना पास्ट में, माजी में, वो चीजें ज्यादा याद रखता है। हम्म, और अगर आपकी कोई बुरी मेमोरी है, उसको भूलने का एक ही तरीका है, उसको अच्छी मेमोरी से रिप्लेस किया जाए। और हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, कॉल्ड रिवायरिंग और ओके, ब्रेन। और ये एक्चुअल मॉडल सक्सेसफुल है, तो ये होता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप काउंसलिंग में आए और जितनी मर्जी ट्रोमैटिक मेमोरी है, मैं इधर तक लेकर जा रहा हूँ, जितनी मर्जी ट्रोमैटिक मेमोरी आपके पार्टनर के साथ, फिर आपका पार्टनर कमिट करता है चेंज से, फिर आपको भी कमिट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको रेसिपी तो अभी बता दी। कमिट करना पड़ेगा टू व्हाट? टू कमिट गिव हिम टाइम और हर टाइम, कि वो अपना आप शो करे एक बेहतरीन इंसान के तौर पे। तो कमिट करना पड़ेगा दो चीज, एक तो उसको टाइम और स्पेस देनी है, ऑलराइट, और अपने आप को टाइम एंड ट्रस्ट। ओके, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप फॉरगिव कर सकते हैं, आपका ब्रेन फॉलो करेगा। जब अच्छी मेमोरीज रिप्लेस करना शुरू होंगी, इट कैन टेक 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, इज बाउंड टू हैव। ऐसे कभी हो नहीं सकता कि अच्छी मेमोरी बुरी को रिप्लेस करें। ओके, राइट। अच्छा, एक और चीज है, अभी मेरे दिमाग में आया कि देयर इज अ टर्म कि लव फेड्स अवे, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि लव, आपकी बातें सुन के, कि पहले मुझे लग रहा था कि शायद मोहब्बत का कोई अमल दखल ही नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो शायद आप उसे माफ भी कर सकते हैं। व्हाट इज योर स्टैंस? एब्सोल्युटली, आई एम एडवोकेट फॉर लव। मोहब्बत सब कुछ ठीक कर देता है, मेरे ख्याल से। और मोहब्बत का सबसे एक की एलिमेंट समझने की हमें जरूरत है कि वो दोनों साइड से होनी चाहिए। क्योंकि वो एक साइड से होगी ना, वो एक्सपेक्ट करते रहोगे आपके दूसरी साइड से वो मोहब्बत करता है या नहीं करता, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो एज अ जाता है। काउंसलर, हाउ डू यू सी लव? आई सी लव एज रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन इज के दोनों साइड से एफर्ट हो रही, फीलिंग्स हैं, एफर्ट की है। मैं इसको 3 स्टेजेस में देखता हूँ। राइट, फिजिकल अट्रैक्शन, जो आपकी आंखों से, देन इमोशनल लेवल ऑफ कनेक्शन, जो आपका इंसान की कनेक्शन है इमोशन लेवल, एंड थर्ड इज आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपका वर्क, आपको कुछ चीजें पसंद आ सकती हैं। ये तीनों लेवल जब चेक होते हैं दोनों साइड, आई बिलीव दैट इज लव। बट फिर हम बात करते हैं कि जब ट्रू लव को इतनी बुरी तरीके से आ, हालात ने, या आपकी अपनी पर्सनालिटी ने, या कुछ भी जो अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है उसकी वजह से डैमेज हो गया है, तो क्या मोहब्बत खत्म हो जाती है या दोबारा से रीलिव हो सकती बिल्कुल रिलेव हो सकती है, एक बीच में ग्रेस पीरियड तो हमें देना पड़ेगा ना। है? राइट, क्योंकि अगर कोई डैमेज हुई है, कोई भी चीज लाइफ में डैमेज हो, तो उसको रिपेयर करने का टाइम टाइम लव कैन बिकम अलाइव अगेन वेरी इजीली। एंड उसके लिए कंडीशंस पहले पर क्रिएट करनी चाहिए। जैसे आप कोई पौधा उगाते हो, तो आप अगर उसको डेजर्ट में उगाओ तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। एंड जैसे आपने कहा कि इंसान परफेक्ट है, तो गलतियां तो हो जाती, पर अगर वो विलिंग टू चेंज है, इसमें एक डेंजरस एस्पेक्ट भी है जो नेगेटिव है थोड़ा, कि बार बार या कितने आपको चांसेस देने पड़ेंगे, या कितने चांसेस देने चाहिए। आई थिंक इतने ज्यादा, बिकॉज अगर रिपीट हो रहा है एक बिहेवियर, तो उसका मतलब है चेंज। राइट। थैंक यू सो मच तैमूर। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा जो कपल्स देख रहे हैं या लोग हमें देख रहे हैं, उनकी बहुत सारी नॉट्स जो हैं वो ओपन हुई होंगी, उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ आई होगी, और मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमने किसी तरह इस टैबू को ख़त्म करने की भी कोशिश आई की होप है और हुआ होगा। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।